हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो जीके जीएस की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। उसमें फ्रेंड्स हम लोग आज महा रिवीजन करने वाले हैं, वो भी फ्री टेस्ट के साथ में। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हर बार हमारी ये जो टेस्ट है वो संडे को होती है, लेकिन किसी कारण से आज हम लोग सैटरडे को ले रहे हैं। और इसमें हम लोग जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसकी हम लोग रिवीजन करते हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज समझिए, कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। वो बोलते कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन क्यों नहीं हो पाया। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, उसका कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है रिवीजन। अगर आपको वो चीज याद ही नहीं है जो आपने पढ़ी है, तो फिर उस चीज का फायदा क्या। अगर आपने खाना खाया है और वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, आपके बॉडी को वो मिनरल्स मिले ही नहीं है, तो फिर उस खाने का फायदा क्या। अगर आपने कोई जो है काम किया, उसका फल नहीं मिला है, उसका आपने एंड रिजल्ट तक उसको नहीं पहुंचाया, तो फिर उसका क्या फायदा। तो आपको जो है ना, जब विराट सफलता चाहिए होती है तो विराट उद्यम मचाना पड़ता है, और यही चीज हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। जो काम आप लोगों ने अकेले करना चाहिए था, वहां पर मैं आपको असिस्टेंस दे रहा हूँ कि रिवीजन के लिए पूरा मौका हर एक जगह पे आपके साथ में खड़े रहकर बार बार आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जितने भी साथी ठीक है इस बात से एग्री करते हैं कि रिवीजन जरूरी है, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन। 30 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों ने देखने हैं और उनके आंसर करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देखने अच्छे से और आंसर करने हैं, और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन पर ये रहा, बट लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया था। हाथ ऊपर करके बता भी देंगे वो लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और इस सेशन के अंदर में अपना अपना योगदान दिया हुआ था। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच जितने भी बच्चे जिन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है और जिन्होंने अपना योगदान दे दिया था, क्योंकि मैं देखना भी चाहता हूँ कि कौन है वो लॉयलिस्ट बच्चे जो इस सेशन के अंदर में अपना योगदान कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति से पहले संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। डायरेक्टली जल्दी से आंसर करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1940 जो है 6 को। तो ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी अध्यक्ष। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल 63% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद थी कि और ज्यादा लोग इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के किस किस नेता के रूप में माना जाता है, जल्दी बता सकते हो आप लोग। ठीक है, बिहार के मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है, जो आधुनिक बिहार है उसके प्रणेता, उसके निर्माता के रूप में इनको माना जाता है। आधुनिक बिहार के प्रणेता या उनके निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, एडवाइजर कौन थे संविधान सभा के, वो थे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव, ये हम लोगों ने पिछले बार क्वेश्चन किया था, ये थे श्री, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। वैसे ये अभी तो जवान दिख रहे हैं, उनके जवानों की दिनों की फोटो है। ठीक है, ये देखिए, काली काली मूछे, सॉरी लाल हो गई, काली काली मूछे उनकी। ठीक है, और मस्त एकदम फिट इंसान। तो उस समय में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। नाउ फ्रेंड, कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसको एक लेवल और लेकर चलता हूँ। मुझे बताइए कि तमिलनाडु का कौन सा वाला जो है आपका जो है क्लासिकल डांस है। केरल के जो है कौन से 2 क्लासिकल डांस है, चलो हिंट दे दिया आप लोगों को कि 2 है केरल के क्लासिकल डांस। आंध्र प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, और उड़ीसा का भी एक क्लासिकल डांस है। आप लोगों का 9 क्लासिकल डांस की सूची के अंदर में, सारे के सारे आप लोग आंसर अगर कर सकते हो तो बताइए। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है आंध्र प्रदेश का है। चलो, तो ये तो हो गया कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा है, आप लोग जल्दी जल्दी से एकदम स्पीड में आंसर करिए, आप सभी लोग, हर एक बच्चा आंसर करता जाएगा। तो भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये है तमिलनाडु का। केरल के 2 है, चलिए एक एक करके बताते जाओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। केरल के 2 है, एक है आप लोगों का कथकली। ठीक है, लड़कियां ज्यादा है ना केरल के अंदर में, तो कथकली, तो कथकली, कथकली, ठीक है, कथकली। ओके, ठीक, कथकटी हो गया, वो कथकली,
ठीक है, और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मोहिनी अट्टम, दूसरा है मोहिनी अट्टम। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश का, अपन अपन लोगों ने देख लिया यहाँ पर में क्या है, कुचिपुड़ी, लिख भी देते हैं यहाँ पर में, ठीक है, लिख देते, ठीक है, कुचिपुड़ी, कुची पुड़ी, ओके। अब बात आती है उड़ीसी की, तो उड़ीसी उड़ीसा की है, उड़ीसी, ओडिसी, ओके, खत्म, बात खत्म, सिंपल सा है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उनके बारे में मैंने यहाँ पर मैं बता दिया, आधे से ज्यादा आप लोगों को याद हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सत्रिय डांस कहाँ का, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, देखते कितने लोग बताते हैं सत्रिय डांस कहाँ का है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर में। बिल्कुल चल रहा है पप्पू कुमार जी, एक बार अगर आपका कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो प्लीज एक बार जो नंबर है ना उसके ऊपर में कनेक्ट करके देख लीजिए। ओके, नाउ फ्रेंड देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहां पर में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों के 2 बार, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन देखने और आपको आपका बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आप लोगों के, तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे कि सोन नर्मदा और महानदी, ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है फ्रेंड्स हमारे मध्य भारत के अंदर में यहाँ, ठीक है, इस इलाके के अंदर में स्थित है। और सोन और नर्मदा तो डायरेक्टली अमरकंटक से निकलती है आप लोगों की, महानदी उसके थोड़ा सा नीचे से निकलती है, और वो स्थित है माइकल रेंज के अंदर में, माइकल रेंज में। ये माइकल रेंज आप लोगों को मिलेगा, माइकल हिल्स इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के ऊपर में, ठीक है, माइकल हिल्स। नाउ अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा एक मैप के थ्रू, देखिए ये है माइकल हिल्स आप लोगों का, ठीक है, ये माइकल हिल्स आप लोगों को दिख रहा है, और उसके ऊपर में माइकल रेंज है, ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पर में जो दिख रही है आपको ये है माइकल हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर में है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक पठार। तो अमरकंटक का जो पठार है वहां से आप लोग देख रहे हो कि एक नदी निकल रही है, वो है नर्मदा नदी, और यहीं से ऊपर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है। चलिए, तो अमरकंटक से हम लोग जो है यहाँ पर में विंध्य और सातपुड़ा के बीच में से देख रहे हो, यहाँ पर में नर्मदा नदी निकल रही है आपकी। तो कहाँ से निकली है वो, माइकल हिल्स, माइकल हिल्स में भी कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि जो नर्मदा नदी है कौन से 2 पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से निकलती है। थैंक यू वेरी मच गुल्लू क्रिएशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी। तो आप लोग बताइए जल्दी से कौन से 2 जो यहाँ पर में आप लोगों की श्रृंखलाएं है उनमें से निकल उनके बीच में से जाती है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। डायरेक्टली अगर जिसने क्वेश्चन कर दिया उसकी लाइफ झिंगालाला, ए बी सी डी और ई, यहाँ पर में इस तरीके से यहाँ पर में आपके ऑप्शन है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता, पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी और किसने की थी। ईएम एजुकेशन जो वो 31 अगस्त वाला है ना, वो जनरल स्टडीज वाला, उसमें सब कुछ रहेगा, पूरा का पूरा जो जीएस रहता है ना आपका, उस वाला पूरा, ठीक है, उसकी तरह रहेगा वो। जो पीआरटी में 120 नंबर का आता है आप लोगों का, 6 to 8 9 10 के अंदर में 40 का आता है, हमने उसको एक्सटेंड करके 100 नंबर कर दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक जो थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 1946 के अंदर में। और पहली बैठक में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अभी भी केवल 75% लोगों ने ही आंसर किया, जबकि अभी आंसर ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने की थी, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्या आप लोग, चुनावों में प्रयुक्त होने वाली अमिट शाही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है, बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं। चुनावों में जो प्रयुक्त होती है, क्वेश्चन कराया भी था मैंने चुनाव के समय में, आप लोगों को याद है, ताकि आप लोगों को जो है अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सके अच्छे से। 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और पूरे 30 क्वेश्चन देखना है, 30 क्वेश्चन में से स्कोर बताओगे आप लोग। तो अमिट शाही जो होती है फ्रेंड्स वो है सिल्वर नाइट्रेट आप लोगों की, ओके, सिल्वर नाइट्रेट। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है, 66% लोगों ने आंसर दिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट नाम की एक इंक होती है आपकी, जो आपके हाथों में लगी हुई होती है, अभी तो अभी है कि किसी के हाथों में, मेरे हाथ में से तो मिट गई है, ठीक है, लेकिन काफी लंबे समय तक रहती है ये। और जैसे जैसे आपकी स्किन जो डेड स्किन है ना वो निकलते जाती है ना ऊपर से, उसके साथ ही निकलती है वो, ऐसे नहीं मिटा सकते आप उसको, ओके। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये याद रखना है आप लोगों ने। डबल वोटिंग ना कर पाए आप लोग,
ऐसा ना हो ना कि एक जगह डाल दिया वोट और दूसरी जगह भी चले गए, इसको रोकने के लिए ये किया जाता है बेसिकली। ओके, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, लीजिए। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके टीआरई के अंदर में आया पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? उन्होंने बोला था ये गुलामी का चार्टर है, और बाद में जब हमारा संविधान बना तो मैक्सिमम चीजें यही से ली गई थी, देखा? ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें पता है कहां से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और उसी को एक समय में इसको गुलामी का चार्टर बताया गया था, किसके द्वारा? ठीक है, तो वो बताया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था, सबने विरोध किया था, लेकिन इसको गुलामी का चार्टर किसने बता दिया था? तो वो बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ई आंसर करना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आप लोग जो है कमेंट के अंदर में भी आंसर्स करते रहे। ठीक है, तो ई, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था ये एक नया चार्टर है, एक नया जो है कानून है स्लेवरी का। ठीक है, गुलामी का एक नया कानून है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसको। नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज। ठीक है, टीचिंग, मैंने आपसे कहा था कि टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स अपने बच्चों के लिए, लॉयल बच्चों के लिए, ठीक है, हर एक चीज, हर एक संभव प्रयास करता रहेगा, हर हर एक चीज के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट आपसे सिर्फ 30 सेकेंड्स लूंगा मैं आप लोगों के लिए, 30 सेकेंड्स, और आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो जो बिहार वाली हमारी क्लास है उसके अंदर में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो है फ्रेंड्स 2000 लाइक्स उसको कर देंगे, 2000 नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे। मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले उसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर में हुए 1781। अब आप लोग बताइए कि जिस जहां पर में 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा जो है बच्चे देख चुके हैं पिछले 10-7 दिन के अंदर में, वो बच्चे जो है वो एक फ्री वाला वीडियो लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि सर आप पेड वाले स्टूडेंट्स को ही क्यों करते हो? तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, कि क्या होता क्या है। बाकी जो है फ्रेंड्स, चलिए ये तो एक अलग मैटर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दूसरा एक चीज। ठीक है, अ, हमने जो है फ्रेंड्स 2000 रुपए का वैदिक मैथमेटिक्स का फुल कोर्स, जिसमें 1000 से ज्यादा वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स है, ठीक है, पूरा एनिमेटेड है। ओके, वो जो वीडियो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1999 का, हमने फैसला किया है कि टीआरई 4 के जो बच्चे हैं, ठीक है, टीआरई 4.0 के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक फॉर्म रहेगा, वो मैं आप लोगों को दूंगा बैच में लाइव आकर आप लोगों के लिए मंडे के दिन। ठीक है, और वो बैच में जो जो वो फॉर्म भरेगा उसको जो है फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ये वैदिक मैथमेटिक्स का, ये 1999 रुपए का कोर्स पूरा का पूरा, जिसके अंदर में 100 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स वीडियोस है उसके अंदर में, एनिमेटेड वीडियोस, जिसके थ्रू आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ओके, ये आप लोगों के लिए, तो ये एक लॉयल्टी गिफ्ट रहेगा आप लोगों का, जो भी बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर में 4.0 के अंदर में, जिन्होंने भी एनरोल किया हुआ है। वैदिक मैथमेटिक्स का फुल वीडियो कोर्स 2000 रुपए का ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को बिल्कुल टीआरई 4 के जो बच्चे हैं उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक छोटा सा फॉर्म रहेगा, बस वो भरना है आप लोगों ने, अपना एसेंट देना है कि आपके इसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और वो आपके इसमें ऐड कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका जो भी पैसा रहेगा वो टीचिंग परीक्षा जो है वो करेगा यहाँ पर में। ठीक है, चंदन जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जो बोल रहे हो ना उसका, उसके उसके ऊपर में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मैं आपको एक बार फिर से ये चीज दिखाऊंगा बस। ठीक है, मैंने 2000 कहा था, कितने दिन पहले कहा था मैंने, पता है आपको? 4 दिन पहले। बस इतना ही कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा तो बस आप आ जाइए यहाँ पर में। जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन है, ब्लैंक ने विश्व, आप जितने भी बच्चे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग जो है फ्रेंड्स परसों तक ज्वाइन हो सकते हैं, मंडे तक, मंडे से पहले ज्वाइन हो जाइए आप लोग। 40% डिस्काउंट आप लोगों का अभी भी चल रहा है, ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीजें मिल सके। ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, किसने करवाया था? आप अपने आप को मेरी जगह पे रखकर सोचिए कि कितना बुरा लग रहा होगा कि यार, जब इतनी सी सोचिए आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, संडे के दिन भी अपना संडे भी वहां पर मैं आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग देखिए आपके साथी क्या करते हैं।
ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण जो है फ्रेंड्स ये गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। और जो है इसको इस ये मंदिर बनवाने के लिए जो जमीन मिली थी वो जमीन गुरु रामदास जी और उनकी जो वाइफ थी उनको मिली थी अकबर से, लेकिन इसके ऊपर में निर्माण कार्य किसने करवाया था? हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। ठीक है, तो निर्माण कार्य करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। और वो लैंड किसने डोनेट की थी? अकबर ने। किसको? गुरु रामदास जी और उनकी वाइफ बीवी बानी को। ठीक है, बाद में जो है फ्रेंड्स गुरु अर्जन देव जी जो है उन्होंने इसके ऊपर में हरमंदिर साहिब बनाया। अच्छा, ये हरमंदिर साहिब के ऊपर में सोने की परत किसने चढ़ाई? गोल्ड प्लेट किसने चढ़ाई थी? कोई ये बता सकता है? कमेंट करके जल्दी से। सोने की परत किसने चढ़ाई थी? महाराजा रंजीत सिंह जी ने। महाराजा, ठीक है, रंजीत सिंह जी ने, रंजीत सिंह जी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे उन्होंने इसके ऊपर में सोने की परत चढ़ाई थी, इसी वजह से इसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन प्लीज इसको जरूर याद रखना कि किसने दिया था। अकबर ने लैंड डोनेट किया था गुरु रामदास जी और उनकी वाइफ बीबी बानी को। ठीक है, रामदासपुर भी इसको कहा जाता था इसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे? बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अंदर में थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन बिहार बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार होम रूल लीग। प्लीज यहाँ पर मैं एक छोटा सा जोड़ लेना, बिहार होम रूल लीग। ठीक है, सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। जी, चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया। मैंने यहाँ पर मैं बोल दिया है कि बिहार बिहार होम रूल लीग, या जो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में। मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक उसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, दो उपाध्यक्ष थे। इसी वजह से जो आंसर है आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट था आप लोगों को जो मैं पेड क्लास में पढ़ा था, वो वाला स्लाइड आपको दिखाया था। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो। ठीक है, बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक अध्यक्ष थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था। ठीक है जी, 9th-10th की टीजीटी की बैच है जी, बिल्कुल अरविंद कुमार जी, बिल्कुल है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो भी जिनको भी जो भी जानकारी चाहिए, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए या फिर सिंपली नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। आज ये पूरी की पूरी क्लास देखिए, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड 10 बजे टेस्ट भी है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है ना, उन लोगों के लिए टेस्ट है। ठीक है, ऐप के ऊपर में जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है उनके लिए टेस्ट है। जिन्होंने नहीं भरा है वो इस क्लास के बाद में नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, उसको फॉर्म भर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस प्रसिद्ध नारा जो 9:30 बजे तक भर देना, 9:30 बजे तक जो भर देगा उन सबको ऐड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो डायरेक्ट आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 में उपलब्ध है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में परितंत्र क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? चलिए, 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1817 लाइक्स आपने कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच कुतुबुद्दीन जी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी आपस में, ठीक है, और अपने पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में जो उनका जो लेना देना होता है, उनके एक दूसरे के ऊपर में जो निर्भरता होती है, एक दूसरे की जो मदद करते हैं, उसको परितंत्र कहा जाता है। एनसीईआरटी की शब्दावली, जो आप लोगों का एनसीईआरटी कोर्स आपको जितने भी बच्चे टीआरई 4 के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पारितंत्र या इकोसिस्टम जो है फ्रेंड्स, वो भी डाला गया उसके अंदर में। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का डाला गया है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम और उसके क्वेश्चंस की, उसके ऊपर में आधारित क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, जिसमें भी जीवन है, आपस में एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण के साथ में
ठीक है, वो क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये आप लोगों का एक दूसरे के साथ में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये उनका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये भी अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ उस पर निर्भरता है, इन्वायरमेंट की इस पर निर्भरता है। दूसरा वाला ये अपने इन्वायरमेंट पे निर्भर है और इन्वायरमेंट इस पर भी निर्भर है, तो सब एक दूसरे पे निर्भर है। ये एक इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र कहलाता है, इसको कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एपिहेलियन, पेरीहेलियन, जो है अपसौर, उपसौर, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को मैंने? और उसी के ऊपर में आधारित प्रश्न 1896 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जहां भी एक बार शेयर कर सकते हो ना, अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं सेशन लेता रहूं, मोटिवेशन के साथ में सेशन लेता रहूं, तो हर एक बच्चे की 2100 बच्चे यहाँ देख रहे हैं, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट एक एक जगह तो भी शेयर कर दे, जहां भी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर कहीं शेयर नहीं कर सकते तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीटीसी सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टेटस पे लगा दीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा हो सकती है सेशन के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बताया कि पृथ्वी जो है एकदम सर्कुलर में नहीं घूमती है। कभी पृथ्वी का जो है डिस्टेंस आप लोगों का एक जो है एक समय में होता है 147 मिलियन किलोमीटर, और एक समय होता है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो जब ये कम होता है और जब ये ज्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जब ये कम होता है ना, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या कहा जाता है? पेरीहिलियन। इसको कहते हैं उपसौर। ठीक है, उपसौर, उपसौर इसको कहा जाता है, उपसौर। ठीक है, और जब ये जो है आप लोगों का ज्यादा डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं अपसौर, अपसौर। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, अपसौर। ठीक है, अपसौर। और ये है उपसौर, उपसौर, पेरीहिलियन। अच्छा, ये पेरीहिलियन कौन से तारीख को आता है आपका? 3 जनवरी को आता है। ठीक है, पेरीहिलियन आता है 3 जनवरी को, और एपिहीलियन या अपसौर आता है आप लोगों का 4 जुलाई को। ठीक है, तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है? अब आप लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार जल्दी से। 2005 लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड, 2000 से ज्यादा लाइक्स करने के लिए आपका। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? और कल जो है चाहे आपने अपना प्रॉमिस पूरा ना किया हो, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार की स्पेशल क्लास लेने वाला हूं मैं। ठीक है, दुखी मन से ही सही। ठीक है, लेकिन लूंगा जरूर मैं कल क्लास यूट्यूब पे आप लोगों की, और वो लाइव ओनली क्लास रहेगी। तो सभी बच्चों ने लाइव आना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है? तो उसको जो है फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है। एपिहीलियन कौन से तारीख को आता है? ये आता है 4th। ठीक है, 4th जुलाई को आता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 4th जुलाई को, 4th जुलाई को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। दोनों दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए आप लोग। यस सर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ श्रुति लक्ष्मी जी, बिल्कुल। जो भी टीचर बनने वाला है या जो टीचर है, जो कभी ना कभी टीचर रहा है, वो जरूर समझ सकता है उस चीज को। नाउ, बेरिंग स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स आर्टिक ओशन और किसको कनेक्ट करता है? जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेरिंग जल डमरू मध्य। और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, एनसीईआरटी की। ठीक है, सेवंथ स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में दिया हुआ है एनसीईआरटी, बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर और किसमें दिया हुआ है? आप देखिए, कलरफुल पीपीटीज होती है यार, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, मैप्स लगाए जाते हैं एचडी में, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सके। आर्कटिक ओशन है यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों का जो है वो पूरा का पूरा नीचे में आप लोगों का प्रशांत महासागर है। तो ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है। ये यहाँ पर मैं आप लोग अगर इसको थोड़ा सा देखोगे इधर साइड और जूम करके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए ये है पूरा आर्कटिक ओशन, पृथ्वी को अगर हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे में प्रशांत महासागर, तो ये उनको जो जो जोड़ा हुआ है ना ये, ठीक है, ये जो जोड़ा हुआ है इसको बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ये वाला आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य, जब दो पानियों को जो जोड़ता है। ओके, चलिए आप लोग और देख सकते हो, आर्कटिक महासागर है ऊपर में, और नीचे में है आप लोगों का, ठीक है, प्रशांत महासागर। अच्छा, यहाँ पर में है रशिया, रशिया मतलब एशिया। ठीक है, इधर में है अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए का पार्ट है, वो है नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका। चलो बताओ कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है, जोड़ता किसको है और अलग किसको करता है, क्या ये क्वेश्चन आप बता सकते हो? ठीक है, ठीक है, जोड़ता किसको और अलग किसको करता है ये बता सकते हो आप लोग? भजन भाव जी, आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जा भी सकते हो उसके ऊपर में, ऐप के ऊपर में जा सकते हो आप। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने बता दिया एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो है वो अलग करता है, और जोड़ता किसको है वो भी बता देंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट इरेबस देखा गया था हाल ही में समाचारों में कि सोना सोना उगल रहा है। ठीक है, हमने तो हमारे कहा बचपन में सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, यहाँ पर में तो किसी की भी देश की धरती नहीं है वो। एक हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। आपको हिंट दे दिया मैंने कि वो किसी भी देश की धरती नहीं है, मतलब किसी के भी लोग, कोई लोग रहता ही नहीं वहां वहां पर में। तो माउंट इरेबस जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? अंटार्कटिका के अंदर में है। अंटार्क अंटार्कटिका के अंदर में। ओके, अंटार्कटिका के अंदर में। और हाल ही में न्यूज में था, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का, अंटार्कटिका के अंदर में। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर किया था, हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। हाथ ऊपर करके बता देंगे कितने लोगों का सही है था आंसर ये। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आ सकता है माउंट इरेबस, समाचार पत्र में नहीं भी रहता है ना, तब भी ये न्यूज में रहता है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। दो चीजें हमने देखा, माउंट इरेबस ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका में, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है, माउंट विंसन। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। 2196 लाइक्स भी कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? ये क्वेश्चन देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन है, हम 14वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज रात में 10 बजे आपकी इसी लेक्चर पर आधारित टेस्ट होंगी। अच्छा, और इसके अलावा जो है, मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। फिर मैं उन बच्चों के नाम भी लूंगा कल। आपको क्या करना है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद में एक एक्टिविटी करनी है। आपको ना आज रात में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो देंगे नहीं हम एज इट इज उठा के, इसमें हम ट्विस्ट करेंगे, है ना? इसमें हम क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा सके। आप वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना, जिसका प्रेडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में मतलब आएगा आज के टेस्ट के अंदर में। ठीक है, उसका कल मैं नाम लूंगा। देखते हैं कि कितने बच्चे सही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, एग्जामिनर के तौर पर कितना सोच पाते हो आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, काराकोरम यहाँ पर में है, काराकोरम, और यहाँ पर में आप लोगों की पीर पंजल। तो पीर पंजल और काराकोरम के बीच में दो श्रृंखलाएं हैं। एक है आप लोगों की लद्दाख, ठीक है, और दूसरी है झांसकर। तो लद्दाख और झांसकर, ठीक है, ये लद्दाख और ये झांसकर। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और फिर पीर पंजल आती है आप लोगों की। तो काराकोरम के बीच में लद्दाख और झांसकर आएंगी, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ये बिल्कुल आप लोगों की। ओके, चलिए, तो ये भी एक बढ़िया चीज रहेगी। आप लोग करोगे एक्टिविटी, मैं देखूंगा रात में जो है आप लोगों का क्लास होने, मतलब टेस्ट होने के बाद में, कि कितने बच्चों ने वही वाली टेस्ट आई में क्वेश्चन आया जितना जो आपने सेलेक्ट किया था। क्या पता, देखो फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है आपका कि क्वेश्चन ये बन सकता है, लद्दाख के ऊपर और झांसकर के नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है। एक क्वेश्चन मैंने बना के बता दिया, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आज की टेस्ट में। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के ऊपर और झांसकर के नीचे रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः कौन सी वाली पर्वत श्रृंखलाएं है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आप लोगों को बताना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको दिमाग लगाना है। और जिसका क्वेश्चन आएगा या जिसके क्लोजेस्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है,
उसका कल मैं नाम भी लूंगा कि भाई उसने बनाया है बिल्कुल अच्छे से। ओके चलिए, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया था? टीचिंग, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्रिया मौर्य जी बोल रही कि सर बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन बनाया वही वाला मैं भी सोच रही थी। चलिए बिल्कुल। 2294 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स। 2393 बच्चे यहाँ पर में लाइव है। ठीक है, 2500 हमारा क्रॉस हो जाना चाहिए था वैसे तो अभी तक। विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया था? तो ये आया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये करवाया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को जो है ये अस्तित्व में आया था। ओके, और इसके ऊपर में एक अपडेट है आपका। एक 165th नंबर का जो है फ्रेंड्स देश यहाँ पर में जुड़ गया है, कोमोरोस। ठीक है, तो ये मैं अपडेट करने वाला हूं आप लोगों को, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब 165 देश हो चुके हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर में। डब्ल्यूटीओ में कितने देश हो चुके हैं अभी? ठीक है, अगस्त 2024 की न्यूज है, एकदम ताजी ताजी, एकदम गरम गरम न्यूज है, थोड़ा संभाल के पकड़ना। ठीक है, एकदम ताजी न्यूज है अगस्त 2024 की। 165वें नंबर का देश बन गया है कोमोरोस, कोमोरोस। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोमोरोस बन गया है। अब ये कोमोरोस कहाँ है, अगर आप लोगों को जानना है तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो लगा दूंगा इमेज। ठीक है, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से अगर जानना है तो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा यार बच्चे, मैं बड़ा दुखी हूँ इस मतलब आप लोगों के ना जो वो चीज हुई थी उससे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को कोमोरोस दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ये है अफ्रीका हमारा। ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर में ना यहाँ पर में अगर आप लोग देखोगे तो एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, जिसकी जो है राजधानी है, ठीक है, मोरोनी। तो मोरनी बन के नाचू, नाचू मोरनी बन के, वो गाना था ना आप लोगों का, कौन सा था? ठीक है, गाना कौन सा था यार, मोरनी बन के नाचू नाचू, पता नहीं कौन सा गाना था वो, अभी हाल फिलहाल में ही था आप लोगों का। ठीक है, तो कोमोरोस जो है वो डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया। 17 साल से नेगोशिएशन चल रही थी उन लोगों की, कैसे शामिल होना है। और अब भाई शामिल हो गया फाइनली, तो मोरनी बन के। ठीक है, सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग में कौन सी मोरनी आ गई? पता नहीं, कुछ तो भी वाला था यार। ठीक है सर, ये क्वेश्चन यूपी में आया था, पेंजिया वाला भी आया था। देखिए ज्योति सिंह जी ने बता दिया है आप लोगों का कि आज के एग्जाम के अंदर में जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यूपी में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था, और पेंजिया वाला भी क्वेश्चन आया था। लीजिए आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, मैंने आपसे कहा था कि टीचिंग परीक्षा से जो पढ़ेगा वो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है और उसके अंदर में क्वेश्चन पेंजिया वाला आ गया, और आप लोगों को पढ़ाया था ये क्वेश्चन। और यही टीचिंग परीक्षा की क्रेडिबिलिटी है कि एक से ज्यादा जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर में आप लोग कर पाते हो। तो कोमोरोस जो है फ्रेंड्स, ये तो आपसे पूछेगा ही, अगर कोमोरोस की राजधानी पूछ ले तो मोरनी। कोमोरोस अभी अभी उसमें जुड़ा है, इसी वजह से मोरनी बन के। तो आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। आप लोगों का जो है नंबर नीचे में आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे अपना सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, जो भी चाहते हैं कि वो अपना एक सही डिसीजन लेकर जो है वो सिलेक्शन हासिल कर ले, तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, 15 में से कितने सही हुए ये बता दीजिए। 15 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी से हम लोग जाएंगे। ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा पर्यावरण सम्मेलन अपनाया गया था? ओजोन संरक्षण के लिए। ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा पर्यावरण सम्मेलन अपनाया गया था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसेल। अच्छा, ओजोन डे कब आता है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, ओजोन। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ओजोन कन्वेंशन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का ओजोन के लिए कन्वेंशन हुआ था वियना कन्वेंशन। यहाँ पर मैं कन्वेंशन पूछा ना आप लोगों से। ठीक है, कन्वेंशन कब हुआ था आप लोगों का? तो वियना कन्वेंशन जो है आप लोगों का हुआ था 1885 में, जो कि आप लोगों का बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में 1988 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों का वियना कन्वेंशन
वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है, लेकिन वियना कन्वेंशन के अंदर में सबसे पहले इसके बारे में बात हुई थी, वियना कन्वेंशन में। ओके। और जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके बारे में ये देखा हुआ है कि वियना कन्वेंशन जो है ना आप लोगों का, अ, इससे काफी सारी चीजें निकल कर आई थी हमारे दुनिया के अंदर में। बहुत ज्यादा जो अपग्रेडेशन हुए, बहुत ज्यादा जो अच्छी अच्छी चीजें हुई है, वो वियना कन्वेंशन की वजह से आई है। चलिए, तो हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है। ओके। और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये किसने कहा था? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा वाला? आदित्य राजपूत जी प्लीज एक बार बता दीजिए, कौन सा वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? कौन सा वाला क्वेश्चन आया था? आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, जल्दी बताइए। यहाँ पर में लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस, ठीक है। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस समय में, ठीक है। आदित्य राजपूत को प्लीज एक बार उनका जो क्वेश्चन अगर वो प्रोवाइड कर पाते हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर में, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, सब तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे लीडर, फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, अब वो नहीं रहे, ठीक है, ये बात कही थी। ओके। चलिए, WTO वाला क्वेश्चन आया था सर, और पेंजिया वाला भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल क्वेश्चन आया था यूपीपी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर में, लीजिए। और बता दिया, आपके साथियों ने बता दिया है कि मॉन्ट्रियल और WTO वाला क्वेश्चन भी आज ही आया था, आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर में। और क्या चाहिए आपको? किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए अनुमति दी गई थी? तो चार्टर अधिनियम कौन सा था जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए अनुमति दी गई थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिएंगे। वियना वाला क्वेश्चन आया था, एक बार वियना वाला एक बार प्लीज बता दीजिए यहाँ पर में। वियना वाला में क्या क्वेश्चन था, एक बार प्लीज बता दीजिएगा। वियना वाला क्वेश्चन बता रहे आदित्य राजपूत, वियना वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था ये बता दीजिएगा। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत भारत में ईसाई धर्म के अंदर, ईसाई धर्म का में परिवर्तन करने के लिए ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई थी कि वो अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों की, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी जल्दी से बताइए, 19वें नंबर का क्वेश्चन है जी। अभी भी लाइव में 2K+ स्टूडेंट है सर, प्लीज कर कल आने बिहार स्पेशल में 2K, तो जिससे एनर्जी मिलेंगी और सेशन भी बहुत हेल्पफुल होगा। जूही फातिमा जी बिल्कुल, वो आप समझ जाइए ना, अदरवाइज मैं तो ये सोचा हुआ था कि मैं वो छोड़ गया। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज, ठीक है, कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष। एक स्थायी सदन है, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये एक परमानेंट चेंबर है आप लोगों का, परमानेंट, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं ना, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 इयर्स का, मेंबर्स का। लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट अपने आप चलती रहती है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। वो कोई कार्यकाल नहीं है उसका, परमानेंट सदन है वो। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 80 के अंदर में जो है बताया गया है कि हमारे भारत में एक राज्यसभा होगी जिसके मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? प्रेजेंट में 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में से चुनकर आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये 5 सीटें हमने क्यों रिजर्व रखी है? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250, बट अभी प्रेजेंट में हम, हमारे राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है प्रेजेंट में, ठीक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया? कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए, 20वें नंबर का, ठीक है। 2546 लाइक कर दिए फ्रेंड्स। एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को एक लिंक मिलेंगी, उसके ऊपर में भी आप लोग जो है फ्रेंड्स क्लिक करके, ठीक है, आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है।
जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं आपको अगर वीडियो पे लेकर चलूं अभी वाले वीडियो के ऊपर में, ठीक है, तो ये वो वीडियो है जिसको अभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो है। और इस वीडियो के नीचे में अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, ये आप लोगों की पोल वगैरह चल रहा है आप लोगों का सब कुछ, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिए, ये देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 का, ठीक है, फ्री टेस्ट के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जिन बच्चों ने पिछले बार भर दिया था उनको वापस से भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों ने भर दिया था। इसके अलावा जिसको भी बीपीएससी टीआरई 4 का कोर्स में एनरोल करना है, ठीक है, वो यहाँ पर में एनरोल कर सकता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में पूरे के सारे कोर्सेज दिए गए, बस आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये बाय नाउ पे क्लिक करना है आपने। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे 30 सेकंड लगेंगे केवल, और सारे प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को जो है उसमें आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी कोर्स आपको चाहिए, ठीक है, आप उसके अंदर में जा सकते हो। नीचे में सारी लिंक्स दी गई है, फॉर्म की लिंक भी दी गई है, उसको भर दीजिएगा 9:30 के पहले। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि भारत का जो संविधान, सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 28 जनवरी 1950 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, आफ्टर 2 डेज ऑफ द रिपब्लिक, आफ्टर इंडिया बिकेम द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और टीचिंग परीक्षा के वेबसाइट पर उपलब्ध है ये क्वेश्चन, ठीक है, और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? ये 15 मार्च 2024 के लीग पेपर में भी आया था। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताइए ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सके। चलिए, आई होप अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये पूरा बताया हुआ है कि भारत के अंदर में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, नेशनल पार्टीज। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखता है उसको पता होगा, 6 नेशनल पार्टीज है हमारे भारत के अंदर में। प्लीज इन 6 पार्टीज के नाम आप लिखोगे, और इन पार्टियों का गठन कब हुआ था ये भी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग? कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल बताएंगे कि कौन सी ये पार्टी जो है, इनका गठन कब हुआ था, कौन से साल में, कौन सी इसमें किसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, तो 6 पार्टीज है। बाकी इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक लेक्चर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का गठन कब कब हुआ था वो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, मतलब इंडियन स्टेट्स विथ मैक्सिमम एरिया अंडर टाइडल फॉरेस्ट। ज्वारीय वन, ज्वारीय वन मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, जो जब लहरें ऊपर उठती है तो पानी अंदर की तरफ आता है, फिर लहरें वापस जाती है, उससे ना पानी की वजह से जंगलों का निर्माण होता है, ठीक है। टाइडल, या जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, और उसके बाद में गुजरात में। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात जो है, ये वो इलाके आपके जहां पर में सबसे ज्यादा ज्वारीय वन, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, पढ़ाते समय ये बताया था मैंने आपको, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है ज्वारीय वन को, टाइडल फॉरेस्ट को, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हो, टाइडल फॉरेस्ट मतलब ही होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ज्वारीय वन को मैंग्रोव मैंग्रोव वन बोला जाता है, जो खारे पानी तटीय इलाके के अंदर में उगते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। सुंदरबन का जो इलाका है ना पश्चिम बंगाल में, वो ज्वारीय वन का ही इलाका है आप लोगों का, ज्वारीय वन या टाइडल फोर्सेस से बना हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हमारे पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो 42.45% जो है वो इंडिया का मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, और उसके बाद में जो है गुजरात में 23.66%, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर में 12.39%। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार के अंदर में। देखिए, अंकलेश्वर तेल किस राज्य में स्थित है? तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
आप लोगों को टीआरई 4 के अंदर में एक इमेज वाला सेक्शन दिया गया है, इमेज इमेज बेस्ड सेक्शन, उसके अंदर में एक इमेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो अलग अलग जो है आप लोगों के, ठीक है, उसमें बताया गया। तो अंकलेश्वर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को भरूच के अंदर में मिलेगा, गुजरात का जो भरूच वाला क्षेत्र है ना, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये भरूच का इलाका है, वहां पर में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। ठीक है, डिगबोई आप लोगों को सबसे पुराना वाला आसाम के अंदर में मिलेगा। ठीक है, नाहार काटिया आप लोगों को आसाम के अंदर में मिलेगा। आप लोगों को मोरान हुंग्रिजियन जो है वो आपको मिलेगा आसाम के अंदर में। बसेन और मुंबई हाई महाराष्ट्र के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जामनगर रिफाइनरी, जामनगर गुजरात में है। नयारा एनर्जी रिफाइनरी, नयारा के कितने लोगों ने नयारा के पेट्रोल पंप देखे? जल्दी बताओ, नयारा के पेट्रोल पंप कितने लोगों ने देखे आप लोगों में से? जैसे इंडियन ऑयल देखा है, रिलायंस देखा है, नयारा के भी पेट्रोल पंप है ना। तो नयारा एनर्जी रिफाइनरी ठीक है, वाडीनार गुजरात के अंदर में है। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा पंजाब के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बरौनी रिफाइनरी, बरौनी के अंदर में, बरौनी कौन से जिले के अंदर में पड़ता है ये आप लोग बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था आप लोगों का। बरौनी कौन से जिले के अंदर में, जल्दी से। और ये पूरा का पूरा हिंदी में भी आपको दिया हुआ है, पूरा हिंदी में भी आप लोगों को दिया हुआ है। डिगबोई जो है वो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी आप लोगों की। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिगबोई रिफाइनरी है आसाम के अंदर में। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर में आप लोगों का। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे अभी एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि वो क्वेश्चन डाल दूं मैं, तो मैं टीम को वो क्वेश्चन जो है वो भेज रहा हूँ। ठीक है, टीम जो है आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन के रूप में डाल देंगी, देखेंगे कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बोनस क्वेश्चन के रूप में डाल देंगे उसको लास्ट में सबसे। नाउ फ्रेंड्स, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। नील नदी, अमेजोन नदी, मिसिसिपी नदी। साउथ अमेरिका बोला है तो पहली बात तो नील नदी अफ्रीका में है। ठीक है, मिसिसिपी जो है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अमेजोन नदी है जो साउथ अमेरिका में है। तो ये आंसर तो पहले हो ही नहीं सकते, बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो। अमेजोन नदी है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24वें नंबर का क्वेश्चन था ये आपका। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी बताते जाएंगे। ठीक है, कम से कम 25 के ऊपर आप लोगों को होना चाहिए नंबर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बार शेयर जरूर करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में कलिकट के किस हिंदू शासक के शासनकाल में भारत पहुंचा था? जी, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 में कलिकट के किस हिंदू शासक के समय काल के अंदर में भारत में पहुंचा था? तो ये जमुरीन के शासनकाल में पहुंचा था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इस तरीके से पुर्तगाली था, वो पुर्तगाल से निकला था और कलिकट यहाँ पर में पहुंचा था, वहां पर में किंग जमुरीन ने उसका स्वागत किया था। कब की बात है ये, साल कौन सा था? तो ये साल था जब वो पहुंचा था, वो था 1498। जब भारत पहुंचा वो कलिकट में तो 1498 में पहुंचा था, ये याद रखना है। हो सकता है कभी साल ही पूछ ले आप लोगों से डायरेक्टली, है ना। चलो, नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे सबसे दक्षिणी भाग में, निम्नलिखित में से, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है आप लोगों से, इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नीचे है? ओके, क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। इनमें से वैसे सबसे नीचे में आप लोगों की इलायची की पहाड़ियां है, कार्डमम हिल्स। ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यू बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी वाली सबसे भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है? कार्डमम पहाड़ी। लेकिन जब आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ओके, जब ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि भाई इनमें से कौन सी सबसे नीचे में है, ठीक है, भारत की सबसे नीचे में है, तो आप लोगों को मैप के थ्रू भी अगर मैं दिखाने, इन ये ई आंसर नहीं लगाना है आप लोगों ने, क्योंकि इनमें से पूछा है। तो इनमें से जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखोगे अन्नामलाई जो है फ्रेंड्स, ये सबसे नीचे में आप लोगों की अन्नामलाई। ओके, तो अन्नामलाई जो है पहाड़ी, ये आप लोगों की सबसे नीचे है आप लोगों की, इनमें से। ओके, इनमें से पलानी पलानी 2 बार आ गया था, उसको आप इग्नोर कर लीजिए। इनमें से सबसे नीचे कौन सी है? लेकिन अगर आप लोगों से बात करें, वो ऑप्शन आंसर जो है आप लोगों ने डी लगाना है यहाँ पर में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों से बोला जाए कि दक्षिण भारत की सबसे नीचे वाली पहाड़ी कौन सी है या पश्चिमी घाट की सबसे, तो वो इलायची की पहाड़ियां होंगी, कार्डमम पहाड़ियां।
ठीक है, कार्डेमम, वो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो क्वेश्चन अगर बने कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा? दक्षिणी घाट की सबसे जो है दक्षिणतम पहाड़ी, तो वो आपका कार्डमम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियां डाल दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं इसको बोनस क्वेश्चन में डाल दिया जाए आप लोगों के लिए? और आप लोग, अब देखो मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को रात के 10 बजे वाली टेस्ट में कुछ भी मिल जाए। जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबी रेल प्रणाली है, कौन से दो शहरों को जोड़ती है? चलिए लास्ट में, बहुत सारे बच्चे बोल रहे डाल देना है, तो चलिए लास्ट में डाल देंगे आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछा था सर। चलिए देखिए, हिंदी क्रिएट अड्डा बोल रहे कि एस्टेट में पूछा था, तो कितनी अच्छी बात है, आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन सारे के सारे हो रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा है तो आप लोगों का सिलेक्शन मुमकिन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांस साइबेरिया सबसे लंबी रेल प्रणाली जो है वो किसको जोड़ती है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है आप लोगों का व्लादिवोस्तोक नाम के शहर से, ठीक है, रशिया के अंदर में। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सबसे लंबी रेलवे लाइन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है आप लोगों का, ठीक है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग को कहाँ से जोड़ती है? व्लादिवोस्तोक नाम के शहर से। ये देखिए, यहाँ पर में है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पर में है व्लादिवोस्तोक, तो इन दोनों को जोड़ती है यहाँ पर में, ठीक है। सबसे लंबी रेलवे लाइन, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे लंबी रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर 28 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर करिए जल्दी से, और एक बार दबाकर शेयर कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस लेक्चर के बाद में आपने क्या करना है, कमेंट में वो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है जो आज रात में 10 बजे आ सकते हैं। मैं देखूंगा कि कौन किस बच्चे का क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन, और बाकी बच्चे उसका आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। घुमा फिरा के जो भी कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। एग्जामिनर के लेवल के सोचने लायक आपको बनाना चाहता हूं मैं। 2784 लाइक्स आपने कर चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आपसे रॉलेट सत्याग्रह की, तो 1919 के अंदर में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम, हमको फ्रीडम दिया था भाई, फ्रीडम दिया था तो हम इसका विरोध क्यों करेंगे? तो वो गलत है। भारतीय नेता और जनता ने इसे श्वेत विधेयक कहा, व्हाइट बिल कहा, अरे काला कानून कहा था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ भी किया, किस भी बोला अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो आतंकवादी है बोलकर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, तो इस तरीके से सी जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट, टेररिस्ट का सस्पेक्ट बोलकर, ठीक है, या अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोला, तो आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों को जेल में डाल देंगे, 2 साल के लिए कोई आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसको काला कानून कहा था बड़े बड़े नेताओं ने, गांधी जी ने, जिन्ना जैसे जो बड़े नेता थे, इन्होंने काला कानून कहा था। सफेद कानून क्यों कहेंगे उसको? बिना वकील बिना दलील वाला कानून, बिल्कुल। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु रीच द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरिम द्वीप जिसको कहते हैं, कहां पर में है वैसे ये केप ऑफ गुड होप? कौन से वाले महाद्वीप में? बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में है? कॉन्टिनेंट, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बा, कौन सा केप ऑफ गुड ऑफ कौन से कॉन्टिनेंट में, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ हर चीज पे क्वेश्चन बन सकता है आज का, ठीक है, शाम में। तो केप ऑफ गुड होप, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, बार्थोलोमियो डियाज जो थे, बार्थोलोमियो डियाज, उन्होंने जो है फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी खोज की थी। ओके, 1488 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के थे, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज, ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। उत्तम आशा अंतरिम द्वीप, केप ऑफ गुड होप। बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि वास्को डी गामा ने उसी रास्ते का जो है वो सफर करके भारत की तरफ में यात्रा की थी। उसके अलावा अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज तुम्हारे चचा के लड़के क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, अमेरिका की खोज। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पॉइंट, ठीक है। तो अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में, ठीक है। किसने की थी? तुम्हारे चचा का लड़का क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, अमेरिका की खोज करने वाला। बाद में अमेरिको वेस्पूसी था, उसने बताया कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस तो उसको भारत समझ बैठा था, अमेरिको वेस्पूसी ने बोला कि वो भारत नहीं, वो तो अलग ही महाद्वीप है, तो फिर अमेरिको वेस्पूसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट है आप लोगों के, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियाज, 1488 के अंदर में, ये देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मैं पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है, यहाँ का रास्ता ढूंढा था उसने। अब आपको भी इतना आसान लग रहा होगा,
देखने में, लेकिन एक्चुअली में उस समय में देखिए ये इतना दूर है, उस समय पता नहीं था ना लोगों को, उनके हिसाब से तो बहुत बड़ी खोज थी वो। 30वें नंबर का क्वेश्चन, फिर आप बताओगे कि कितना स्कोर आया, फिर मैं आपको बोनस क्वेश्चन दूंगा, और उसके बाद नहीं, कोई भी, सारे लोग भर पाएंगे, जो फॉर्म है वो सभी को भरना है, ठीक है, चाहे पेड वाले स्टूडेंट हो चाहे वो हो। आज रात की टेस्ट जो है, वैसे पेड वाले स्टूडेंट के लिए तो ये भी है कि वो लोग डायरेक्टली भी उनको उनके कोर्स में भी मिल जाता है, लेकिन भर दोगे तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। वैसे आपको कोर्स में तो मिल ही जाती है सारी चीजें, आप लोग प्रीमियम लेवल की सारे फैसिलिटीज एंजॉय करते हो। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स फॉर्म भर देना, ठीक है, ताकि 10 बजे वाली टेस्ट के अंदर में कर दे। इसके बाद में पहले फॉर्म भर देना, फिर उसके बाद में जो है वो नीचे में क्वेश्चंस बना देना। अलास्का निम्नलिखित जिन लोगों ने फॉर्म पहले भर चुके थे पिछली टेस्ट में, उनको भरने की जरूरत नहीं है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, ठीक है, तो अलास्का, ठीक है, यूएसए का हिस्सा, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बी इज द करेक्ट आंसर, अलास्का। आप देखिए यहाँ पर में, ठीक है, ये इस तरीके से, अरे भाई जूम हो जा, देखिए ये यूएसए है, ये अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, फिर यूएसए ने इसको खरीद लिया था, ठीक है, यूएसए ने इसको खरीद लिया। तो अलास्का किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछते, कई बार पूछते हैं, ठीक है, अलास्का किसका पार्ट है, तो अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहले रशिया का पार्ट था। चलिए, तो आप देख सकते हो ये यूएसए है, ये अलास्का है, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। ओके, चलिए, और यहां से जाती है आप लोगों की इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, यहाँ से जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, और इंटरनेशनल डेट लाइन इनको अलग करती है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट भी है, बेरिंग जलडमरू मध्य, जो आर्कटिक ओशन और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है, वो सारा हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अब बोनस क्वेश्चन के लिए तैयार है, 30 में से कितना है आपका स्कोर, बताइए। चलो, बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं बताएंगे हम लोग इसमें आप लोगों को, ठीक है, आंसर आप लोगों को नहीं बताएंगे, बस आप लोगों ने आंसर करना है। चलो, ठीक है, कमेंट में भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है और कौन से राज्य में है, ये आप लोग आंसर करेंगे, कौन से इसमें है और कौन से राज्य में है, बताओ। 2855 लाइक्स भी कर दिया फ्रेंड्स, क्या बात है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी से। और कल के लिए तैयार रहना, कल 1 बजे लाइव ओनली क्लास रहेंगी, कल कल की क्लास केवल लाइव रहेंगी, सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे एग्जैक्ट 1 बजे। टेस्ट सारे लोग दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, सिर्फ फॉर्म भर देना है, नीचे में कैसे भरना है फॉर्म वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका आंसर कर देंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट केरला एंड ऑन द ग्रेट वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के सबसे नीचे में, ठीक है यहाँ पर मैं आपकी सबसे नीचे में, ओके। अब फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोगों का ये वीडियो चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आप लोग इस वीडियो के अंदर में आप लोग भी हो, ठीक है, तो इस वीडियो में हाँ आप लोग, अब नीचे में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर में नीचे में इस तरीके से, यहाँ आपको सारी लिंक्स दिखाई देती है, जैसे टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फॉर फ्री टेस्ट, अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करोगे आप लोग, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करोगे। जिन्होंने फिल कर दिया उनको वापस से फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर बीपीएससी टीआरई का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो आप लोग, या तो टीचिंग परीक्षा नंबर पे कॉल कर लो, या ऐप पर चले जाओ, या सिंपल सा तरीका, एकदम सबसे आसान तरीका, इस लिंक पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे, जो भी कोर्स आपको खरीदना है, जैसे मान लो पीआरटी का खरीदना है तो प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को क्या देखना है, आपने 100-200 रुपए देखने हैं, या आप लोगों ने जो है अपना सिलेक्शन देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करके, आपका ऑलरेडी 40% डिस्काउंट लग चुका है यहाँ पर में, उसके ऊपर में आप लोग जा सकते हो। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका केवीएस और या कोई और भी कोर्स आपने लेना है तो आप लोग इसमें ले सकते हो, ओके। चलिए, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगी, और मैंने सिलेबस बता दिया था प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी का पेड क्लास के अंदर में, जो भी बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज देख लेना, और उसके अनुसार पढ़ाई भी शुरू कर दीजिएगा आप सभी लोग, ओके। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है, हमारी टीम ने डाल दिया, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, चलो ये भी आंसर कर दो, बोले चल कर देना ये भी आंसर, ठीक है। ये एसएससी से साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स में पूछा गया था, आरआरसी ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर में स्थित है, किसने खोजा था, क्या खोजा था, इसको वो कर दीजिएगा, ठीक है। 2917 लाइक्स आपने कर दिए। और कल वाला सेशन लाइव ओनली रहेगा, तो हर एक बच्चा मुझे डॉट 1 बजे चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चा, ठीक है, और उसके तुरंत बाद टेस्ट होंगी आप लोगों की।
पेड वाले फॉर्म नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन भर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों में, आपको डबल डबल मार्क मिल जाएंगी टेस्ट। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। 10 बजे होंगी, एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होंगी, एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होंगी टेस्ट। अक्कू जी उस पर काम चालू हो चुका है। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वहां भी जा सकते हो।